सर्वप्रथम मैं महाराणा उदय सिंह जी की 500वीं जयंती के शुभ अवसर पर महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट की ओर से आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये एक अच्छा शुभ अवसर है कि महाराणा उदय सिंह जी के 500 वर्ष हो चुके हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उदयपुर में, और जिसकी वजह से उनकी सोच, उनके विचार और उनकी जो कार्य हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज विश्व में उदयपुर अ, अद्वितीय स्थान रखता है, जिसे का विश्व मानचित्र में एक अपना अलग स्थान। मैं पब्लिकेशन ट्रस्ट की ओर से बात करते हुए कहना चाहूंगा कि इतिहास आरंभ से ही लिखे जाते थे। कई बार ऐसा सुनने में आता है या ऐसी बात होती है कि हम्म, मुगलों के समय में या इसी तरह से इतिहास लिखे गए, जबकि ऐसा नहीं है। महाराणाओं ने भी उनके समय में या भारतीय अन्य राजाओं ने अपने इतिहास को, जब छापा खाना नहीं हुआ करते थे, उससे पूर्व यही इतिहास शिलालेखों में या हस्तलिखित ग्रंथों में पाए जाते। इसी इन्हीं संरक्षण और संवर्धन देते हुए ये कार्य आगे बढ़े, जो आज हमें पुस्तकार रूप में, पुस्तकाकार में मिलते हैं। हम बात करें आज महाराणा उदय सिंह जी की। महाराणा उदय सिंह जी के समय में जब उदयपुर की स्थापना और इन सब चीज के साथ जब महाराणा ने उदय सागर का निर्माण करवाया, तो उस समय भी उनके पास अ, सुख सुखदेव या लक्ष्मीनाथ जी और चित्तू भट्ट जैसे विद्वान थे, जो लेखन का कार्य करते थे और संस्कृत के विद्वान पंडित थे। उन्होंने ऐसे समय में भी इतिहास और कई शिलालेख लिखे हैं, जिनका वर्णन मिलता है और जिन्हें उस समय कुछ गांव वगैरह दान में दिए गए या तुला दान में दिए गए। तो इतिहास लेखन, हर चीज में संरक्षण, ये कार्य होते आए। महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 1880 में सर्वप्रथम जैसे वो पंचांग है, पंचांग का भी पहले हस्तलिखित रूप में या पांडुलिपियों में ऐस करके ही काम में लिए जाते थे, जिनको महाराणा सज्जन सिंह जी के कार्यकाल में 1880 में सर्वप्रथम उसका मुद्रण हुआ, जो सज्जन मुद्रणालय में हुआ था। इसी प्रकार 1886 में महाराणा सज्जन सिंह जी के काल में उनके साथ लेखक या मेवाड़ के ददियावाड़ी जो चारण जो थे, वो कविराज श्यामल दास जी, उन्होंने वीर विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा, जो आज विश्व विख्यात है, जिसका जिसमें लगभग 2716 पृष्ठ हैं और उनका उन्हें 4 जिल्दों में प्रकाशित किया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि इतिहास शुरू से लिखा गया, बस उसके तरीके अलग होते गए। कभी शिलालेखों में थे, धीरे धीरे हस्तलिखित हुए और अब छपकर तैयार होने लगे, ताकि शोधार्थी, विद्यार्थी, अनुसंधान करता या जो भी रुचिकर है, उनके कार्य आ सके। इसमें महाराणाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ ने 1977 में महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट की स्थापना करी, ताकि मेवाड़ में आने वाले शोधार्थी, अनुसंधानकर्ता आदि को मदद मिल सके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहां ये सब चीजें उपलब्ध हो सके। हम इसी तरह अब देखें तो महाराणा राज सिंह जी ने सर्वप्रथम एक ऐसा विशाल काय ग्रंथ को तैयार किया, जिसका नाम था राज प्रशस्ति, जो यहाँ से 40 मील दूर राज समुद्र नामक झील पर लगे। रणछोड़ भट्ट ने उस समय ये सब कार्य उनके सानिध्य में या उनके द्वारा ये कार्य संपन्न किए गए। वो इतिहास का एक बहुत बड़ा, मेवाड़ का बहुत बड़ा एक
इतिहास का भाग रहा है, जहाँ से हमें कई ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है। वर्तमान में महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट में श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए 1987 से कैलेंडर और पंचांग श्री मेवाड़ विजय पंचांग का आरंभ करवाया, ताकि मेवाड़ के रीति रिवाज, मेवाड़ की परंपराएं, मेवाड़ का इतिहास, इस संबंधी कई ऐसी चीजें हैं जो आसानी से कहीं मिलती नहीं है, तो इनका प्रचार प्रसार कैलेंडर के माध्यम से और उसकी जानकारी के साथ अधिक से अधिक हो सके, तो ये श्री जी ने करवाया। ये बहुत ही अद्वितीय कार्य है, जिसकी वजह से आज मेवाड़ को बहुत मान सम्मान मिलता रहा है। पब्लिकेशन ट्रस्ट में आज हम बात करें तो कविराज श्यामल दास जी कृत वीर विनोद, उदयपुर राज का इतिहास, और अपने यहाँ के इतिहासकारों के अलावा भी विदेशी लेखकों ने भी इसमें कई रुचि ली है, बढ़ चढ़कर रुचि ली है। जैसे एंड्रयू टॉप्सफील्ड का द सिटी पैलेस म्यूजियम पेंटिंग कैटलॉग जो है, उसके बाद ब्रायन मास्टर्स का महाराणा बुक है, और इस तरह से कई सारे इतिहासकार हैं जिनके कई प्रकाशन महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हुए हैं। महाराणा उदय सिंह जी जब कहते हैं जब चित्तौड़ से आए थे, तब उनके साथ ऐसा नहीं कि वो वहाँ सब चीज छोड़ आए थे, ऐसा नहीं, वो साथ में लेखक भी लाए थे, शिल्पकार भी लाए थे, वे साथ में कुंभकार भी लाए थे, और उनको यहाँ उदयपुर या उस गिरवा घाटी में सुरक्षित स्थान भी प्रदान किया उन्होंने, और उन्हें रहने खाने पीने आदि की भी व्यवस्था की। इसी कारण उदयपुर में आज ये सब जाति के लोग पाए जाते हैं और उनको संरक्षण मिला हुआ था। उनके समय का हम देखें तो ये नहीं कि केवल वो वहां से निकल आए, ऐसा नहीं, वो उन सभी विद्वानों को भी साथ लाए थे, जिनसे कि ये सारे मेवाड़ राज्य के कार्य आसानी से आगे संभव हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महाराणा उदय सिंह के व्यक्तित्व पर आधारित लेक्चर सीरीज के अगले क्रम में महाराणा मेवाड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्वाति जैन, जो 3 वर्ष से यहाँ कार्यरत है और विगत 9 वर्षों से शोध कार्यों में संलग्न है, मेवाड़ व राजस्थान के इतिहास को संरक्षित करने के लिए कई रिसर्च पेपर प्रकाशित करवाए हैं और निरंतर शोध कार्यों से जुड़ी रही है। नेक्स्ट स्पीकर है। नमस्कार। महाराणा उदय सिंह जी के व्यक्तित्व से जुड़ी लेक्चर सीरीज में अगर हम महाराणा के व्यक्तित्व की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उदय सिंह जी को लेकर हमारे इतिहास में और हम लोगों में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बेसिकली मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि जब इतिहास में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो और वो विशेष रूप से हमारे महाराणा हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, या फिर उनके डिसीजन या उनके फैसले राज्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं,
तो उनके व्यक्तित्व का आकलन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और शायद जैसा कि पहले के लेक्चर्स में भी यही बात हुई थी कि महाराणा उदय सिंह के व्यक्तित्व को वो स्थान नहीं मिला जो इतिहास में मिलना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने विचार रखना चाहती हूँ कि व्यक्तित्व का आकलन उसके प्रारंभिक जीवन से और उसके बाद जो उन्होंने शुरुआत करी उसमें क्या घटनाएं हुई और उन घटनाओं का उन पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके बाद उन घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने क्या फैसले लिए, उससे उभर कर आता है। अगर हम शुरुआत करें तो महाराणा उदय सिंह जी के पहले की स्थिति अगर हम देखें तो मेवाड़ लगभग 100 वर्षों से निरंतर युद्धों में उलझा हुआ था। निरंतर गृह कला, युद्ध और सैन्य संगठन जो निरंतर जो है काम कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में जब महाराणा उदय सिंह गद्दी पर बैठे तो मेवाड़ की स्थिति क्या थी? अगर हम देखें राजनीतिक स्थिति को लेकर तो महाराणा कुंभा का काल स्वर्ण काल माना जाता है, जहां शिल्प, जहां कला, जहां सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं, राजनीतिक नेतृत्व सब कुछ चरम स्थिति पर था। लेकिन फिर भी समस्या थी कि निरंतर युद्धों से उस समय तो सैन्य संगठन बहुत मजबूत था, लेकिन बाद के आने वाली स्थितियां क्या रही इसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। उसके बाद महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा आए। महाराणा सांगा के काल में लगभग 18 बार गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों ने जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया। अगर 18 बार लगातार मेवाड़ पर आक्रमण होगा तो सेना का ह्रास भी होगा, सैन्य संगठन भी कमजोर पड़ेगा और उसके जस्ट बाद जो है महाराणा उदय सिंह का महाराणा बनना। तो आप खुद परिस्थितियों को सोच सकते हैं कि जो लगभग मेवाड़ 100 वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहा हो उन महाराणा को मेवाड़ राज्य की स्थिति कैसी मिली होगी। चलिए ये तो हुई सैन्य संगठन की बात, लेकिन अगर हम आंतरिक संघर्ष के बारे में बात करें तो आंतरिक संघर्ष में अगर हम महाराणा उदय सिंह जी का बाल्यकाल देखें तो जन्म के जस्ट बाद जो है आप देखेंगे कि युद्ध और गृह कला का वातावरण था। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की स्थितियां चेंज हो रही थी, मुगल आ रहे थे, मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित था, तो संघर्ष होना ही था। और इस संघर्ष की स्थिति में जो महाराणा उदय सिंह जी का जन्म हुआ और उसके बाद बाल्यकाल में आप देखेंगे तो मेवाड़ का विभाजन होना, क्योंकि महाराणा उदय सिंह के बचपन में ही उनकी माता ने महाराणा संग्राम सिंह जी से रणथंभौर की जागीर मांग ली थी। और जागीर मांगने का मतलब यह है कि राज्य का विभाजन यानी शक्ति का विभाजन, आर्थिक स्रोतों का विभाजन। तो इन विभाजन की वजह से इंसान जो है महाराणा के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी देखने लायक होगा। रणथंभौर में पालन पोषण होना, एक मेवाड़ी पृष्ठभूमि में पालन पोषण और एक रणथंभौर में पालन पोषण, दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। उसके बाद पिता की मृत्यु, महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद बड़े भाई रतन सिंह जी जो है महाराणा बने तो उनकी भी हत्या हो गई। उसके बाद गुजरात का आक्रमण हुआ और उस समय भी जो है मेवाड़ की जो स्थिति थी वो भी जो है कमजोर थी। महाराणा विक्रमादित्य शासक बने तो उनकी हत्या हो गई। अब ऐसी स्थिति में जब राज परिवार पूरी तरीके से समाप्त होने की कगार पे था, इस समय में बार बार आक्रमण होना और उसके बाद सबसे बड़ा आघात था 1535 में महारानी कर्णावती का जौहर। अपनी माता का जौहर खुद देखा, माता के जौहर की कथाएं खुद सुनी थी, जिसके साक्षी स्वयं महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले में थे। तो ऐसी स्थिति में जब आपका बाल्यकाल इतना संघर्षपूर्ण हो तो उस समय एक महाराणा का सही डिसीजन लेना, सही फैसला लेना, राज्य के हित में फैसला लेना और उसके अनुसार काम करना उनके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन कहलाएगा। यदि हम इन परिस्थितियों को छोड़कर सिर्फ महाराणा को सिर्फ इस तरीके से देखें कि वो चित्तौड़ में थे और उदयपुर में आ गए, तो ये उनका व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं होगा। हमें देखना होगा कि जब परिवार की लोगों की हत्याएं हो रही हो, जब आर्थिक स्थिति चरमराई हुई हो, सैन्य संगठन का अभाव हो, राजधानी असुरक्षित हो,
और उस समय में भी अपनी सोच को इतना विस्तार देना कि एक सुरक्षित जगह को, एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए जो है सोच को विकसित करना महाराणा की व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाता है। यदि हम बाल्यकाल में देखें तो दो लोगों का जो है सानिध्य, दो महिलाओं का सानिध्य महाराणा उदय सिंह जी को मिला। पन्नाधाय, जिनसे राजनीतिक सूझबूझ मिली। क्यों? क्योंकि जब राजमहल में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो रही थी तो एक वही महिला थी जो राजनीतिक उथल पुथल से उथल पुथल की सारी जानकारी रख रही थी और मेवाड़ कुल के वंशज को सुरक्षित रखने के लिए योजना बना रही थी और उसे साकार करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी जो महिला है वो है मीराबाई। ज्ञान और वैराग और भक्ति, इन तीनों का जो एक तरीके से रत्न, ये तीनों रत्न जो है महाराणा उदय सिंह जी को दिए, जिसका ही परिणाम हम उनके आगे भविष्य में आने वाले कार्यों में देखते हैं। तो बाल्यकाल से जुड़े संघर्ष और प्रभाव आगे जाकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और इसी व्यक्तित्व के निर्माण की वजह से हम महाराणा उदय सिंह जी को आज याद कर रहे हैं। हम अगर देखें, मैं इतिहास के फैक्ट्स पे बन ही जाऊंगी, फैक्ट्स सब तरफ हैं, सिर्फ मैं विश्लेषण करना चाहती हूँ कि वो परिस्थितियां क्या थी जिसकी वजह से महाराणा उदय सिंह को आज हम जो है ऐसा कहते हैं कि हमें उन इतिहास में वो स्थान नहीं मिला। या मैं जब रिसर्च करने के लिए उतरी, जब मैं महाराणा उदय सिंह जी के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे बार बार यही चीज सोचने में आई कि ऐसा क्या है कि इनके ऊपर नहीं लिखा गया। तो बस इसी विश्लेषण को मैं आपके सामने रख रही हूँ कि महाराणा उदय सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना, क्योंकि पन्नाधाय की मदद से महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ से तो निकल गए थे, लेकिन उसे चित्तौड़ को, उस पैतृक राज्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद दूसरी चुनौती थी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, क्योंकि सैन्य संगठन का अभाव था, आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब उत्तर भारत पूरा जो है मुगल शासन के अधीन आ रहा था या अफगान शासन के अधीन आ रहा था, उस वक्त मेवाड़ को खड़ा रखना, मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाए रखना महाराणा उदय सिंह जी की चुनौती थी। अपने कुल की रक्षा करना, लगातार परिवार की हत्या होने के कारण, परिवार में लोगों की हत्या होने के कारण अपने कुल की रक्षा का भार भी जो है महाराणा उदय सिंह के सामने एक चुनौती बना हुआ था। आक्रमणों से सुरक्षा, आसपास के, जब राज्य कमजोर होता है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सामंत सरदार होते हैं, पड़ोसी राज्य होते हैं, वो भी जो है हावी होने की कोशिश करते हैं। तो आक्रमणों से सुरक्षा, ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक से ही चुनौतियां मिलने लगी थी और महाराणा को विरासत में एक जर्जर राज्य मिला था, जिसका संगठन कर पुनः शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित करना महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ा चुनौती थी। राणा सांगा के बाद जो है सारे अधीनस्थ राज्य जो है स्वतंत्र हो चुके थे। ग्रह कला की वजह से सीमाएं संकुचित हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति दुर्बल थी और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 100 साल से सेना निरंतर युद्धरत थी और उसी बीच जो है 2 शाखे हो चुके थे। इस वजह से सैन्य संगठन का भी अभाव था, सेना की कमी थी और अयोग्य शासकों के कारण मेवाड़ की जनता भी जो है अपने शासक से विश्वास खो रही थी। ऐसे समय में अपने व्यक्तित्व, अपनी सूझबूझ, अपनी योजना से मेवाड़ को पुनः संगठित करने का काम महाराणा उदय सिंह के जिम्मे था। अब हम कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह, कई बार बोलते हैं कि महाराणा उदय सिंह दुर्बल थे, महाराणा उदय सिंह जो है चित्तौड़ छोड़कर आ गए थे। अगर ऐसा होता तो वो बहुत आसानी से मुगल शासन या फिर जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुना। पहली चीज यही थी कि हम लोग हर बार ये कहते हैं कि राजधानी में कभी आक्रमण हुआ तो आक्रमण के बाद जैसे ही राजा की मृत्यु होती है, राज्य का भी पतन हो जाता है। लेकिन
महाराणा की दूरदर्शिता थी ये कि राजधानी छोड़ने के बाद अगर हम जिंदा रहे, यदि नेतृत्वकर्ता जिंदा रहा, तो वो वापस उस क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा, वो भविष्य में वापस उस राज्य को स्थापित कर सकेगा। यही दूरदृष्टि महाराणा उदय सिंह जी ने भी अपनाई कि अपने कुल परिवार, भविष्य, अपने लोगों को सुरक्षित करके राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। मेवाड़ का संगठन करना, जब पिछले 10 साल जब महाराणा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, 10 साल पूरा मेवाड़ उथल पुथल में था, सारी सिचुएशंस ऐसी थी, स्थितियां ऐसी गंभीर थी कि जनता भी जो है त्रस्त हो चुकी थी। मेवाड़ के राणा जो है वो महाराणा जो है उनकी हत्याएं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ राज्य को सुरक्षित करना, संगठित करना शासक के रूप में वो पहला काम था जो महाराणा उदय सिंह ने दृढ़ता के साथ किया। दूसरा काम था अनावश्यक आक्रमणों से बचाना। जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सेना पास में नहीं है, तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप आपके प्रजा की रक्षा करें, अनावश्यक युद्धों से बचें और स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करें। महाराणा उदय सिंह जी ने आत्मरक्षात्मक युद्ध प्रणाली को अपनाया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पहाड़ पर स्थित है, चारों तरफ खुला मैदान है, उसे आसानी से घेरा जा सकता था। उसके अलावा अगर किले में रसद खत्म हो गई तो आपको द्वार खोलकर बाहर निकलकर युद्ध करना जरूरी था। आप अपने प्रजा को भूखे तो नहीं मार सकते। तो उस स्थिति में जो नवयुवक होते थे, जो सेना होती थी, वो बाहर निकल के युद्ध करती थी और युद्ध हार जाती थी तो जौहर और साके का परिणाम हमारे सामने था। अतः ये एक प्रणाली थी कि जब मेवाड़ के पास पर्वतीय प्रकृति प्रदत्त सुरक्षा है पहाड़ियों के रूप में, तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। और इसी का उपयोग महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी युद्ध नीति के तौर पे किया कि गिरवा के क्षेत्र को अपनी सुरक्षा का द्वार बनाया। अपनी सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने उदयपुर को राजधानी बनाया। लेकिन हम ये कहते हैं कि राजा सुरक्षित हो जाए, नहीं, ये एक बेहतर राजा की पहचान नहीं है। महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की समस्त लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो मैदानी क्षेत्र को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र यानी कि गिरवा वैली में आकर बसे, जिससे युद्धों की वजह से होने वाले कृषि में जो नुकसान होता है, उद्योग धंधों में जो नुकसान होता है, वो खत्म किया जा सके। राजा अपने साथ साथ अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है और ये उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है उसके व्यक्तित्व की, जो महाराणा उदय सिंह ने बताई है। सुरक्षित राजधानी का निर्माण किया। तो यहाँ पर जैसा कि पहले मुझसे पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने आप सबको बताया कि उदयपुर जब नगर बसा तो सभी कुंभकारों को, सभी जातियों को यहाँ बसाया। यह हमें आज भी देखने को मिलता है। जो मेवाड़ जो आज का सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस के आसपास की कसारा की ओल, कुम्हारवाड़ा, जड़िया की ओल, ये सभी वो सिग्निफिकेंट जगह हैं जो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पर ये परिवार यहाँ पर आए, यहाँ बसे और उन्हें प्रोत्साहित किया महाराणा उदय सिंह ने। और उदयपुर को न केवल सुरक्षा दी, उदयपुर के माध्यम से न केवल प्रजा को सुरक्षा दी, अपितु व्यापार, उद्योग, धंधों को भी प्रोत्साहित किया। तो सुरक्षित राजधानी का निर्माण उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी चीज है सैन्य रणनीति। एक महाराणा का सैनिक के तौर पर, उसकी सेना नायक के तौर पर उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, तो इसका सबसे बड़ा परिचय था प्राकृतिक सुरक्षा, यानी पहाड़ियों के माध्यम से मेवाड़ की सुरक्षा को पुख्ता करना। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि 1868 के साके के बाद मुगल सेना कभी भी गिरवा पहाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाई उदय सिंह जी के जिंदा रहते। उसके बाद जो है आक्रमण हुआ वो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ। उससे पहले तक मुगल सेना ने जितनी बार कोशिश की उसका सफल प्रतिकार महाराणा उदय सिंह जी ने किया। उसके बाद जो है प्रशासक के रूप में अगर हम महाराणा उदय सिंह जी को देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों का विकास आज तक जो है
मेवाड़ का जितना भी विकास था वो चित्तौड़ को केंद्र बनाकर किया गया था। चित्तौड़ का सिग्निफिकेंस इसलिए भी माना जाता है कि उत्तर भारत से गुजरात और मालवा दोनों व्यापारिक क्षेत्र है, और उत्तर भारत से, दिल्ली से, आगरा से, यूपी से, जहां कहीं से भी पुराने जो व्यापारिक मार्ग थे जो गुजरात और मालवा को जाते थे, उसका केंद्र पड़ता था चित्तौड़। अगर कोई व्यापारी को व्यापार करना है चित्तौड़ और मालवा में, तो उसे चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था, और इसी कारण चित्तौड़ सदैव राजनीतिक शक्तियों की महत्वाकांक्षा का केंद्र रहा था। तो चित्तौड़ केंद्र होने की वजह से जितना भी विकास था मेवाड़ का, वो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में था। इसलिए महाराणा उदय सिंह जी ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास को सबसे बड़ा प्रोत्साहन दिया। क्यों? क्योंकि जनता की रक्षा, सुरक्षा और मेवाड़ का भविष्य का निर्माण, वो उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। मेवाड़ की जनता की सुरक्षा के कारण उन्हें पहाड़ियों में बसाना, और जब आपकी जनता आप शासक पर विश्वास करने लगती है, तो फिर जैसा कि बहुत रेगुलर जो हम लोग बोलते हैं, बहुत ही अच्छी कहावत है आम भाषा में कि जहां राजा वहां राजधानी, जहां राजा वहां प्रजा। तो वो जो है महाराणा उदय सिंह जी के संदर्भ में हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण हमें आज भी मिलता है। आज भी हमारे व्यापार एवं शिल्प से जुड़े हुई जातियां, परिवार जो है उदयपुर के पुराने जो ओल्ड सिटी है उसमें आज भी बसे हुए हैं। तो जनता के हितों को ध्यान में रखने के कारण जो है उदय सिंह जी बेहतर प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। गोगुंदा को अस्थायी राजधानी बनाना, ये भी उनकी प्रशासन की क्षमता का ही एक जो है परिणाम था कि जब उदयपुर राजधानी का निर्माण नहीं हुआ, चित्तौड़ जो है वो सुरक्षित नहीं था, कुंभलगढ़ इतना सुरक्षित नहीं माना जा रहा था क्योंकि घोड़वाल से उस पर आक्रमण हो सकता था। इस कारण गोगुंदा को, जो पहाड़ों के बीच में स्थित था, उसको केंद्र बनाकर मेवाड़ को विकसित किया जाए। तो ये भी उनकी दूरदर्शिता का एक परिणाम था। तंग घाटियों में प्रवेश स्थानों पर नाकेबंदी करके, मेवाड़ की सुरक्षा को सुरक्षित करके, अब महाराणा उदय सिंह का सीधा सीधा एक ही जो है गोल था, या हम कह सकते हैं लक्ष्य था, कि मेवाड़ का विकास कैसे किया जाए, जो जर्जरित राज्य उन्हें मिला है उसकी आर्थिक सुरक्षा को कैसे जो है बदला जाए, सैन्य संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। ये ही वो कार्य थे बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को उनके कार्यों से ही परिभाषित किया जा सकता है। तो कार्यों से परिभाषित करने के पीछे यही था कि महाराणा उदय सिंह का व्यक्तित्व क्या था। दूरदर्शिता, बेहतर प्रशासन, नई युद्ध नीति के प्रणेता, नई सोच के, नई आदर्शों के प्रणेता। क्योंकि जो राज्य उदय सिंह जी को विरासत में मिला उसमें नई आशा का संचार करना, नए मूल्यों का संचार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि भविष्य निर्माण के लिए नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसी संकल्प के साथ महाराणा उदय सिंह जी ने जो है मेवाड़ की रक्षा और नई युद्ध नीति के द्वारा मेवाड़ की सुरक्षा को, और उसके बाद मेवाड़ के आर्थिक जीवन व आर्थिक स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो क्योंकि वो महाराणा थे, तो उनकी राजनीतिक कूटनीतिक दूरदर्शिता की बात करना भी यहाँ जरूरी है। हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है कि अनावश्यक युद्धों को हमने टाला है। जहां प्रजा की हानि होती है, इंसान की हानि होती है, जनधन की हानि होती है, उसको हम टालते आए हैं। आज भी हमारे भारत सरकार का मोटो भी यही है कि नो एक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं कि हम पहले एक्शन नहीं लेंगे। तो यही पॉलिसी महाराणा उदय सिंह जी की भी थी, लेकिन मेवाड़ की सुरक्षा को ताक पे रखकर वो ये पॉलिसी को जो है नहीं अपना सकते थे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध इतने मधुर नहीं थे। जो स्थितियां उन्हें शुरुआत में मिली थी उससे पड़ोसी संबंधों को पुख्ता करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।
जहां उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी जो है अपने पड़ोसी रिश्तों को सुधारा, पड़ोसी राज्यों के रिश्तों को सुधारा। लेकिन जहां कहीं उन्हें ये लगा कि हस्तक्षेप के द्वारा हमें मेवाड़ की सुरक्षा को सुरक्षित करना पड़ेगा, वहां कूटनीतिक दूरदर्शिता का से भी काम लिया, जो किसी भी राजा के लिए जो है एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है, वो हमें देखने को मिलती है। दूसरा है सहिष्णुता। अगर आप मेवाड़ के यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के समाज को देखेंगे तो यहाँ पर सभी तरह के समाज, सभी तरह के धर्म फल फूल रहे हैं। और इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि यहाँ के शासक हमेशा से धार्मिक सहिष्णु रहे हैं। यहाँ पर जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर योग्यता को हमेशा से जो है प्रोत्साहन दिया गया है। चाहे हम उदय सिंह जी के बारे में बात करें तो आशा देपुरा, चील मेहता, भामाशाह, ये सभी महाजन कम्युनिटी से थे। स्वयं पन्नाधाय खींची जो है जाति से थी। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कई ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो महाराणा की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। हमेशा से ये कहा जाता है कि किसी भी शासन में अगर उसकी सुदृढ़ता, उसकी सुशासन की अगर पहचान करनी हो तो समाज के निम्न वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करना जरूरी है। तो इस स्थिति का मूल्यांकन इसी से पता लगता है कि महाराणा ने अपनी प्रजा के आर्थिक हितों को किस तरीके से संजोया, जो हमने उदयपुर निर्माण के थ्रू देखा। इसी तरीके से एक उदाहरण हमें मिलता है कि राज परिवार की महिलाओं और दूसरी महिलाओं द्वारा उस समय हमें निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है, जो महिलाओं की स्थिति को जो है दर्शाती है। तो राज्य में जो हम कहते हैं कि कमजोर वर्ग है, उसको लेकर भी जो है महाराणा उदय सिंह की सोच काफी अच्छी रही। इसी वजह से जो है वो बेहतर प्रशासक के रूप में जो है जाने गए। तो इस तरीके से कुछ महाराणा उदय सिंह के राज्यकाल में जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उनकी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के माध्यम से मैंने महाराणा उदय सिंह जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। और अब इसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। गिराज सर, आपने जिन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। आप चाहें तो चैट पे भी हमें सवाल भेज सकते हैं। गौरव सुखवाल जी, आप अनम्यूट कर दिए गए हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हो? गौरव जी, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। महाराणा उदय सिंह जी के समय एक अरेंज वाला पेड सैनिक होता था या अरेंज वाला होता था? हाँ, सामंती व्यवस्था होती थी या मतलब खुद सामंत? आप लोग दोनों प्लीज बताएं। वैसे तो मेवाड़ में जो है शुरू से ही सामंती व्यवस्था रही है, लगभग 11वीं शताब्दी से ही जो है सामंती व्यवस्था रही है। तो महाराणा उदय सिंह जी के समय भी जो है सामंती व्यवस्था ही होती थी। जो अरेंज सैनिक होते थे, सामंतों द्वारा जो राज्य की सुरक्षा के लिए दिए जाते थे, उन्हीं सैनिकों का प्रयोग होता था। और समय आने पर आपातकाल में जो है डायरेक्ट सैनिक भी रखे जाते थे।
और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज चैट में लिखें या हैंड रेज करें अपना, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। एक सवाल है कि जैसे हम महाराणा उदय सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत लोगों ने तो गलत ही लिखा है उनके बारे में। हमारे भी कई लोगों में अब धारणा बनी हुई है कि वो चित्तौड़ को छोड़कर और उदयपुर आए थे या चित्तौड़ से भागकर उदयपुर आए थे। तो किस हद तक हम इसे सही मान सकते हैं या गलत मान सकते हैं? क्योंकि 15 साल पहले तो कोई ये नहीं सोच सकता था जब 1553 में इसका बन गया, उदयपुर की स्थापना शुरू हो गई। तो आप इस चीज को थोड़ा सा इलेबरेट करिए सर। देखिए, स्थितियां क्या होती है, जब कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम कितने सक्षम हैं। क्या हम सीधे ही लड़कर काम आ जाए, या हम सभी को सुरक्षा दें, रक्षा दें, या हम हमारे जो भी हैं उसको संजोए हुए उनसे किस तरीके से, आप ये कहते हैं कि आत्मरक्षा करते हुए या सभी की सुरक्षा रखते हुए उन लोगों से निपटा जाए। तो ये कई तरह की जो चुनौतियां होती थी उनको महाराणा उदय सिंह जी ने ध्यान में रखा, क्योंकि जैसा कि स्वाति जी ने पहले बताया था कि स्थितियां ऐसी हो गई थी, पूरा आंतरिक स्थितियां लो या बाहरी आक्रमण हो रहे थे, तो इससे मेवाड़ थोड़ा जर्जर हो चुका था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और हर चीज का संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर महाराणा उदय सिंह जी ने समय रहते चित्तौड़ में आक्रमण से पहले ही उदयपुर इसीलिए उन्होंने चुना और धीरे धीरे वहां उसे विकसित करना आरंभ किया। तो ये सब चीजें जरूरी थी। अब कई इतिहासकार केवल लड़ने या उस तरह की बातें ही समझते हैं या उन्हीं को जानना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कर मर जाना या बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाना वो भी ठीक नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उदय सिंह जी ने ये दूसरा रास्ता अपनाया। क्वेश्चन है, राज परिवार की महिलाओं द्वारा क्या क्या निर्माण करवाया गया था? राज परिवार की महिलाओं के द्वारा जो है महाराणा उदय सिंह जी की महारानी जो है सोलंकिनी महारानी, उन्होंने जो है बीएन, आज वर्तमान में जो बीएन यूनिवर्सिटी है वहां पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके अलावा जो है देबारी के बाहर महारानी सहज कंवर के द्वारा जो है एक शिवालय और एक बावड़ी और इसके अलावा एक सराय का निर्माण करवाया गया। और इसी तरीके का निर्माण जो है उदयपुर के और एरिया में भी करवाए गए हैं, जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा जो महाराणा उदय सिंह जी के ऊपर जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें भी दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। उदय सिंह की मदर का उनके व्यक्तित्व पे क्या, मतलब क्या उसका रिस्पॉन्स रहा? मतलब महारानी कर्णावती के बारे में जो हम, आप बताइए, और फिर उनका जो कैरेक्टर है उसका महाराणा उदय सिंह जी पे क्या इफेक्ट आता है वो भी बताइए। देखिए, ये जो बूंदी की हाड़ा राज परिवार से जुड़ी हुई थी, नरबत जी की बेटी थी महारानी कर्मावती। ये शुरू से ही विदुषी मानी जाती थी। महाराणा सांगा के समय में इनका रेफरेंस भी आता है कि कई बार जो है महाराणा सांगा से इनका जो है राजनीतिक डिस्कशन भी होता था, और इसी कारण जो है महाराणा सांगा के ऊपर इनका प्रभाव भी था। इसीलिए हम कहते हैं कि 1528 से जब महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हुई उससे पहले ही महारानी कर्णावती ने जो है अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह जी के लिए रणथंभौर की जागीर मांग ली थी। इसीलिए मेवाड़ का विभाजन भी हुआ था। तो राजनैतिक रूप से सशक्त महिला थी, अपने अधिकारों के प्रति सजग थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोनों ही पुत्र जो हैं वो ज्येष्ठ नहीं है, जो महाराणा मेवाड़ की राजगद्दी के वारिस नहीं है। इसलिए उन्होंने रणथंभौर की जागीर मांगी ताकि वह जो है उनके पुत्रों के भविष्य को सुरक्षित कर सके।
तो राजनीतिक रूप से तो एक सशक्त महिला थी और इसका प्रभाव जो है वो देखने को भी मिलता है महाराणा उदय सिंह जी के व्यक्तित्व पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सूझबूझ उन्होंने गुजरात आक्रमण के समय दर्शाई और उसके बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करना, जो जौहर की जो बात उठती है 1535 की, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी वो समझ, उनके वो आदर्श महाराणा उदय सिंह जी में भी झलकते हैं। हो सकता है इसी कारण से जिस तरह से उन्होंने चित्तौड़ से एक अलग जागीर मांगी रणथंभौर, तो इसी तरह का हो सकता है एक प्रभाव रहा हो या माता की राजनीतिक जो सोच थी उसके प्रभाव से उन्होंने चित्तौड़ से हटकर एक अलग से अपना राज्य या अपना एक स्थान उदयपुर के नाम से विकसित किया हो, ये भी एक हो सकता है। तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलता है उनके जीवन। उदय सिंह जी के समय जो मंदिर बने हैं उनका डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। उदय सिंह जी के समय पर मंदिर अपन पिछोला के पश्चिमी तरफ उदय श्याम नाम से एक मंदिर बना हुआ है जिसे महाराणा उदय सिंह जी ने बनवाया था। और जो उदय सागर की पाल पे मंदिर है, उदय सागर की पाल पे उदय श्याम जी का मंदिर है। बेसिकली हम अगर विश्लेषण करें तो ये भी देखने को मिलता है कि बाल्यकाल में जो मीराबाई का सानिध्य उदय सिंह जी पर था, उसी का परिणाम जो है उदय श्याम टेम्पल के रूप में जो है हमें दिखाई देता है कि जो भक्ति भाव है महाराणा उदय सिंह जी की, तो ये दो मंदिर जो है वो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम के माने जाते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन है, पिछोला झील के आसपास की हवेलियों व सामान्य घरों का काल क्या रहा? हाँ, तुलनात्मक रूप से झील के निचले भाग तथा भटियानी चोटा घंटाघर या पश्चिमी भाग सिरोही वाड़ा या पंचदेवी क्षेत्र लगभग कितने वर्षों का समय है या उनका क्रम? अब जब कोई राजधानी या कोई स्थान स्थापित हो रहा है तो संभव है कि ये सब चीजें भी उनके साथ उदयपुर की स्थापना के साथ ही और धीरे धीरे इनका विकास होता रहा। और उदय सिंह जी के समय तो इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन बाद में जाते हुए अपन देख सकते हैं कि महाराणा करण सिंह जी के पीरियड के बाद शायद इनका विकास ज्यादा हुआ। और इसी तरह जिस तरह से राजमहलों का भी उन्होंने काफी निर्माण करवाया। विभिन्न महाराणाओं के समय में जो है अलग अलग क्षेत्रों का विकास हुआ है, तो ये क्षेत्र भी जो है कुछ क्षेत्र पहले बस गए होंगे और कुछ क्षेत्र जो है बाद के विकास के क्षेत्र हैं। उदय सिंह जी के समय के आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्री? वैसे तो महाराणा उदय सिंह जी ने जब राजमहल का निर्माण शुरू करवाया तो उस समय सूत्रधार राजा के निर्देशन में कार्य प्रारंभ हुआ था। तो बेसिकली जो है राजा का जो है रेफरेंस हमें मिलता है, सूत्रधार राजा। और इसके अलावा लक्ष्मीनाथ जी और चित्तू जी भट्ट का भी कहीं कहीं रेफरेंस आता है, जिनके समय में उदय सागर का निर्माण हुआ और वहाँ जो तुलादान हुए उन्हें गांव वगैरह वहाँ दिए। तो इस तरह के थे उनके संरक्षण में। और अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर के साथ युद्ध कहाँ हुआ और उसके बाद बनवीर कहाँ गया? बनवीर के लिए ऐसा माना जाता है कि बनवीर ने कहीं आकर कहीं कुछ नहीं किया, केवल चित्तौड़ में ही वो हत्याएं कर एक अपना राज को हत्या लिया था, जिसकी वजह से जब महाराणा गए तो महावली के पास एक युद्ध जरूर हुआ। और उसके बाद महाराणा ने जब चित्तौड़ की तरफ गए तो बनवीर संभवतः वो दक्षिणी या पूर्वी में जो लाखोटिया का द्वार है उस तरफ से अपने परिवार के साथ पहले ही निकलकर भाग चुका। सर दूसरा क्वेश्चन है कि उदय सिंह जी के टीचर कौन थे? उनके कोई गुरु जिनका हमें नाम मिलता हो? ऐसे तो किसी गुरु का नहीं, लेकिन हाँ कई जैसे कि हमें वर्णन में मिलता है कि गोस्वामी जी महाराज कई तरह के जो होते थे वो मिलते थे साधु संत। तो इस तरह से हम देखें तो एक बार विठलनाथ जी वाले जो गोस्वामी जी थे उनके समय में वो उनसे मिले थे, तो उन्होंने गांव भी दान किया था। तो ये इस तरह से वर्धमान सिहाड़ गांव जो है वो भेंट किया था। तो इस तरीके से महाराणा उदय सिंह तो बहुत सारे जो है धर्म गुरुओं से जो है वो
मिले ही थे, लेकिन पुष्टि मार्गी परंपरा से प्रभावित थे क्योंकि मीराबाई का सानिध्य था उनके साथ। तो और उसके अलावा गोस्वामी प्रेमगिरी जी जो है वो उनसे भी प्रभावित थे। और सर जो उनका एकलिंग जी मंदिर की तरफ जो उनका योगदान रहा वो भी आप थोड़ा सा बताइए। एकलिंग जी के दीवान होने के कारण उन्हें एकलिंग जी तो आना ही होता था, उनकी सेवा करनी ही होती थी, तो इस वजह से वो एकलिंग जी से तो जुड़े ही रहे। उनके पौत्र होने पर वो इतिहास में है, वर्णन है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे। लेकिन वो समय समय पर जिस तरह का जो होता था तो उन सारे त्योहार तीज वगैरह पर वो एकलिंग जी को उनकी सेवा में उपस्थित होते। एक रेफरेंस मिलता है कि संवत 1602 में जो है उन्होंने ध्वज दंड और शिखर कलश के जो है एकलिंग जी के ऊपर स्थापित करवाया था मंदिर पे। तो एकलिंग जी से तो हर महाराणा का एक जुड़ाव रहा ही है, दीवान होने के नाते उनका कर्तव्य था ये सब। और क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द यूज ऑफ आर्टिलरी कैनन्स इन मेवाड़ हिस्ट्री। बेसिकली जब तक चित्तौड़ में मेवाड़ का राज्य था तो कैनन्स और गन्स का इम्पोर्टेंस काफी था, क्योंकि एक खुला क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ी दुर्ग होने के कारण चित्तौड़ पर अगर किसी को अटैक करना है या चित्तौड़ को अगर अपने अधिकार में लाना है तो इसका प्रयोग करना ही था। और इसी के अगेंस्ट जाके महाराणा उदय सिंह ने अपनी सैन्य नीति को जो है पुख्ता किया कि गन्स और कैनन्स का जो भारी गन्स और कैनन्स का प्रयोग जो है वो गिरवा हिल्स में ना हो पाए। जो प्रकृति प्रदत्त सुरक्षा हम कह रहे हैं, यहाँ पर कैनन्स को लाना बहुत भारी काम था और इसीलिए जो है महाराणा उदय सिंह ने इस क्षेत्र को चुना मेवाड़ की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन है क्या मोती मगरी में महाराणा उदय सिंह जी निवास करते थे? उसका इतना उल्लेख तो नहीं मिलता, मगर हाँ उनके समय में ये सब चीजें थी तो वो अवश्य वहां रहे होंगे या गए होंगे, ये एक जरूर है। आउटर हाउ लॉन्ग वाज आउटर सिटी वॉल नियर देवारी? मतलब जो आउटर सिटी वॉल है वो कब बनी थी और इनर सिटी वॉल है वो कब बनी थी? बेसिकली इसे शहरकोट के नाम से जानते हैं और महाराणा अमर सिंह सेकंड के टाइम से जो है ये सिटी वॉल बनना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद अलग अलग महाराणाओं के टाइम पर जो है इनका एक्सपांशन हुआ। ये जो है किसी एक महाराणा के काल में पूर्णतः निर्मित नहीं हुई थी। और देबारी की जो दीवार है वो कब बनी थी? बेसिकली हम माना जाता है कि जो है देबारी का दरवाजा जो है वो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे जो है बनाया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे अगर हम देखा जाए तो महाराणा उदय सिंह जी का जो स्थापत्य था वो पूरी तरीके से जो है रक्षात्मक प्रणाली के पर ही आधारित था कि किस तरीके से जो है निर्माण को इस तरीके से बनाया जाए जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो देबारी का जो दरवाजा है वो उदय सिंह जी के टाइम पे ही बनाया गया था। सिटी वॉल कितने किलोमीटर की थी? सिटी वॉल का तो इस तरीके का कोई हिस्टोरिकली तो वर्णन मिलता नहीं है और अभी इस वक्त जो है वो बताना मुश्किल है क्योंकि सिटी वॉल कई जगह से जो है तोड़ दी गई है। हाँ ये जरूर है कि पूरी सिटी वॉल में जो है शहर में प्रवेश करने के लिए जो है 12 दरवाजे थे जिन्हें हम पोल के नाम से जानते हैं। तो हम अगर अज्यूम भी करें तो वो भी सही नहीं होगा क्योंकि वो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं कर पाएंगे हम इसे। क्योंकि मेवाड़ तो उदयपुर खासकर पहाड़ी क्षेत्र रहा है, तो ऊंचा नीचे या इस तरह से टेढ़े मेढ़े सब तरह से इतना एक साथ तो देवबारी, चीरवा और गिरवा का मतलब? देबारी तो बेसिकली बारी हो सकती है जिसको आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि कोई बारी है तो मेवाड़ में जैसे या दे दे रो मतलब इन्हें बंद कर, बारी बंद कर दे या दे बारी, यानी कि प्रवेश मार्ग को बंद करके या प्रवेश मार्ग को रोकने वाला स्थान देबारी जो है वो उससे बना है। चीरवा बेसिकली जो है घाटा है, घाटा जो हम जिसको
क्या बोल सकते हैं कि पहाड़ियों के बीच में जो है मार्ग देने वाला जो है घाटा कहलाएगा। और फिर है गिरवा। गिरवा बेसिकली पहाड़ियों का नाम है। जो अरावली की पहाड़ियां उदयपुर के सराउंडेड फैली हुई है, उसे गिरवा जो है वैली कहा जाता है। मेवाड़ के इतिहास की कोई भी बुक्स जो मेवाड़ राज परिवार द्वारा प्रकाशित हो, कैसे प्राप्त कर सकते हैं सर? ये सिटी पैलेस उदयपुर में अपना एक बुक शॉप भी है, महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट पर ये सारी बुक्स उपलब्ध है। आप चाहे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का उदयपुर राज्य का इतिहास लें या कविराज श्यामल दास जी का वीर विनोद लें, ऐसे और भी कई बुक्स हैं। महाराणा बुक्स है ब्रायन मास्टर का, और भी जैसा रुचि का। और किसी के कोई सवाल हो तो आप हमसे शेयर करें। म्यूट ऑल करो आप। आपके किसी के सवाल हो? सॉरी, बीच में नेटवर्क इश्यू की वजह से बंद हो गया था। आपके और किसी के कोई सवाल हो तो आप प्लीज हमें चैट पे लिखिए या पूछिए। विच इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ उदयपुर बिल्ड बाय महाराणा उदय सिंह जी? अगर हम सिटी पैलेस की बात करें तो सिटी पैलेस में तो सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर जो है धूरी माता मंदिर और राय आंगन, और उसके सामने वाला जो स्ट्रक्चर है नीका की चौपाल सेज की ओडी, वो सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। और कुठार जो पहले जनाना रावला था, वो भी जो है ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। उदयपुर के अलावा कुछ नो अबाउट उदयपुर। उदयपुर में चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा के अकॉर्डिंग जो है गोगुंदा का महल जो है वो भी महाराणा उदय सिंह जी का ही कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कुंभलगढ़ में जो है झालिया मारिया की एक जो निर्माण है वो भी महाराणा उदय सिंह जी का कंस्ट्रक्शन माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें चैट पे लिख सकते हैं। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप सम अप करिए कि मेवाड़ में जो महाराणा उदय सिंह जी है उनका क्या योगदान रहा सर। आप मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज अगर उस समय अगर वो इस तरह के निर्णय नहीं लेते तो क्या आज ये उदयपुर या मेवाड़ सुरक्षित रह पाता? तो उनकी सोच से जो भी कार्य हुए हैं, ये बहुत बड़ा एक ऐसा शोध का विषय है जिस पर कई गहनता से कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका बाकी मेवाड़ का इतना प्रभावशाली पुनः हो पाना मुमकिन नहीं जो राणा सांगा के समय में।
एक क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ यू सेड 1553 दे स्टार्टेड बिल्डिंग उदयपुर। 1553 में राजधानी बनाने के लिए जो एरिया, पर्वतीय प्रदेश जो चुना था वो 1553 में ही चुन लिया गया था। लेकिन उदयपुर में कंस्ट्रक्शन 1559 यानी कि 1559 में, जब महाराणा उदय सिंह अपने पौत्र की जन्म के उपलक्ष्य में श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन के लिए पधारे थे, उस वक्त जो है गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज से जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। सवाल है, व्हाट वर द फाइनेंशियल सिचुएशंस पोस्ट बैटल ऑफ खानवा एंड लॉस इफ महाराणा सांगा, हाउ डिड उदय सिंह जी मैनेज हिज फाइनेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन? बेसिकली अगर हम मेवाड़ के बारे में बात करें तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति हमेशा से सुधर रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि व्यापारिक मार्ग का जो है मेन सेंटर चित्तौड़गढ़ था, और चित्तौड़गढ़ अगर किसी को व्यापार करने के लिए अगर मालवा और गुजरात जाना होता था तो चित्तौड़ से होकर निकलना पड़ता था, और चित्तौड़ से होकर निकलने के लिए यहाँ पर चुंगी दी जाती थी। राज्य के प्रवेश पर जो है चुंगी लगती थी, तो उससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सदैव सुधर रही। लेकिन वो चुंगी इस वजह से होती थी कि राज्य में उनको, व्यापारियों को सुरक्षा मिले। लेकिन अगर मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहेगी, तो अगर हम सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो उससे आर्थिक स्थिति में भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और महाराणा सांगा का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगातार युद्धों का रहा है, और युद्ध अगर होंगे तो उस समय में जो दैनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जर्जरित हो गई थी आर्थिक अवस्था, लेकिन कमजोर अवश्य हुई। और इसी का प्रभाव जो है हमें बाद में देखने को मिला कि 1535 के जोहर के बाद जब सैन्य संगठन का अभाव हो गया, और महाराणा उदय सिंह जब पूरी तरीके से राज्य पर अधिकार स्थापित कर चुके थे, लेकिन सैन्य संगठन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ दो कारण थे कि जो नवयुवक थे वो साका कर चुके थे, लगातार युद्धों में जो है उलझे हुए थे। तो उस समय जब आपकी दैनिक आवश्यकताओं या दैनिक व्यापार, कृषि अगर नहीं हो पा रहा है तो आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ेगी, और आर्थिक स्थिति बिगड़ने जो है खराब थी, इसी वजह से तुरंत सैन्य संगठन नहीं हो सकता था। उसे सुदृढ़ करने के लिए भी जो है कई तरीके से कार्य करने पड़े, और वो कार्य यही थे कि पर्वतीय क्षेत्र में बसना ताकि कृषि को नुकसान ना हो, व्यापार व्यवसाय को नुकसान ना हो, सुरक्षा मिले। तो इस वजह से जो है आर्थिक क्षेत्र में भी जो है महाराणा उदय सिंह का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। आपके कोई और सवाल हो? सवाल है, क्या चुंगी के अलावा जावर का सिल्वर जो है वो भी फाइनेंस के काम आता था? जावर हमेशा से जो है आर्थिक रूप से संपन्न करने वाला क्षेत्र था मेवाड़ को, और कहीं ना कहीं जो है राणा लाखा के समय से ही जो है, उससे पहले भी जो है उत्खनन तो होता रहा है, लेकिन जो हम रेफरेंस देखते हैं तो राणा लाखा के समय से जो है लगातार उत्खनन हो रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है मदद तो कर ही रहा था आर्थिक क्षेत्र में। सवाल है, जावर माइंस का क्या महत्व रहा उदयपुर की आर्थिक स्थिति में? सर आप बताएं। जावर माइंस का जिस तरह से आपने बताया, तो वहां से जो खनन होता था और उससे जो चांदी और ये सब आज भी उसके अवशेष हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो कहीं जब अगर वहाँ खनन हो रहा है और वहाँ चांदी की उपलब्धता है तो ही वहाँ कार्य किया गया होगा, और उससे आर्थिक स्थितियाँ मजबूत रही और होती गई, बिल्कुल, और रोजगार भी मिलता था उनसे। राजपूत व्हील कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग महाराणा उदय सिंह, ये तो महाराणा की दूरदर्शिता में ही था। अगर आप गोगुंदा के पर्वतीय क्षेत्र में बस रहे हैं और वहां के लोगों का अगर सपोर्ट आपको नहीं है, तो आप कैसे वहां पर जो है नए निर्माण कर सकते हैं या वहां से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? तो जो कॉपरेशन हमें महाराणा प्रताप के टाइम से प्रताप के टाइम पे देखने को मिलता है, जो अलायंसेस मिलते हैं, उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो है वो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम से ही हो गई थी।
समय को ध्यान में रखते हुए अब हमें इससे एंड करना होगा। हम अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे 24 तारीख को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। जो आपकी क्वेश्चंस हैं जो बच गए हैं वो हम 24 को एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। अगर कोई भी आपको सवाल हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इटर्नल मेवाड़ पे। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।